बहुत समय पहले उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सोनापुर में एक आदमी रहता था जिसका नाम भोलाराम था। नाम भले ही सीधा साधा था, लेकिन उसकी आदतें पूरे गांव में मशहूर थीं, क्योंकि भोलाराम मेहनत से ऐसे भागता था जैसे बिल्ली पानी से भागती है। गांव में सुबह होते ही जब बैलों की घंटियाँ बजती, औरतें कुएं पर पानी भरती और किसान खेतों की तरफ निकल पड़ते, उसी समय भोलाराम किसी पेड़ की छाया में सपनों की दुनिया में खोया रहता। वह बड़े बड़े सपने देखता था कि एक दिन वह बिना मेहनत किए अमीर बन जाएगा, लोग उसे राजकुमार की तरह इज्जत देंगे और वह आराम से जीवन बिताएगा। लेकिन हकीकत यह थी कि वह काम के नाम पर 2 कदम भी चलने को तैयार नहीं रहता। उस दिन भी दोपहर की तेज धूप में वह नीम के पेड़ के नीचे पीठ के बल लेटा हुआ था, जब खेत के मालिक पटेल हरिदत्त की गुस्से भरी आवाज़ उसके कानों में पड़ी, जिसने उसे याद दिलाया कि वह यहाँ मजदूरी करने आया था, आराम करने नहीं। पटेल ने उसे 3 घंटे से लेटे रहने की बात कही तो भोलाराम ने हमेशा की तरह बहाना बना दिया कि वह खेत की पैदावार बढ़ाने के बारे में सोच रहा था। यह सुनकर पटेल हंस पड़ा, लेकिन अगले ही पल उसने साफ शब्दों में कह दिया कि वह सपनों की मजदूरी नहीं देता और आज के बाद उसके खेत में भोलाराम की कोई जगह नहीं है। यह सुनकर भोलाराम बिना बहस किए चुपचाप घर लौट आया, जहां उसकी पत्नी राधा पहले से ही खाली रसोई और टूटी छत की चिंता में डूबी हुई थी। राधा ने जब पूछा कि इतनी जल्दी क्यों लौट आए, तो भोलाराम ने फिर से खुद को बेगुनाह बताते हुए कहा कि उसने बहुत मेहनत की थी, बस थोड़ी देर आराम कर लिया था। लेकिन राधा अब उसकी बातों से ऊब चुकी थी। उसने साफ कह दिया कि घर में अनाज खत्म हो चुका है और आज किसी भी हालत में कुछ लेकर आना होगा, चाहे उधार लेकर या किसी तरह जुगाड़ करके, वरना घर में कदम मत रखना। यह सुनकर भोलाराम घबरा गया, क्योंकि पूरे गांव में वह पहले ही उधार लेकर सबका भरोसा तोड़ चुका था। बाहर निकलते हुए वह बड़बड़ाता रहा कि आज तो उसकी खैर नहीं। कुछ दूर चलने के बाद गर्मी और आलस ने फिर से उसे पकड़ लिया और वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी अचानक उसके सामने एक साधु प्रकट हुआ, जिसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। साधु ने उसे कामचोर कहकर डांटा और उसके मन की बातें बिना बताए पढ़ ली। भोलाराम पहले तो चौंका, फिर हंसते हुए बोला कि ऐसे साधु तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन मदद कोई नहीं करता। तब साधु ने कहा कि अगर वह उसकी मदद करे तो क्या भोलाराम मेहनती बनेगा। इस पर भोलाराम ने साफ कह दिया कि अगर बिना मेहनत धन मिल जाए तो मेहनत की ज़रूरत ही क्या है। यह सुनकर साधु ने उसे पहले सोने का अंडा देने वाली मुर्गी दी, लेकिन भोलाराम को रोज़ रोज़ इंतज़ार मंजूर नहीं था। फिर कुल्हाड़ी दी, जो अपने आप पेड़ काट देती थी, लेकिन उसमें भी मेहनत दिखी तो उसने मना कर दिया। आखिर में उसने साधु से सीधे पैसे मांग लिए। साधु ने उसे सिर्फ थोड़े से पैसे दिए और समझाया कि ज़्यादा देने से वह और आलसी बन जाएगा। लेकिन भोलाराम को यह बात समझ नहीं आई। पैसे लेकर वह बाजार गया। वहाँ उसने चालाकी से राशन वाले को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की, झूठी कहानी घड़ी और उधार लेकर महीने भर का राशन उठा लाया। घर पहुंचकर वह खुद को बहुत होशियार समझ रहा था, लेकिन उसकी खुशी ज़्यादा देर टिक नहीं पाई, क्योंकि कुछ ही समय में पुलिस के साथ राशन वाला आ पहुंचा और उसकी सारी चालाकी सबके सामने खुल गई। राधा ने शर्मिंदगी के साथ सारा राशन वापस कर दिया और पुलिस ने तरस खाकर भोलाराम को छोड़ दिया। उस रात दोनों भूखे सो गए। अगली सुबह जब राधा की आंख खुली तो उसने कुछ पैसे देखे और तभी वही साधु प्रकट हुआ, जिसने बताया कि उसने यह पैसे इसलिए दिए ताकि भोलाराम ज़रूरत पूरी कर सके, लेकिन असली रास्ता मेहनत ही है। साधु ने चेतावनी दी कि बिना मेहनत कुछ भी टिकता नहीं, और फिर वह गायब हो गया। उस दिन पहली बार भोलाराम के मन में यह सवाल उठा कि शायद गलती उसकी किस्मत में नहीं, बल्कि उसकी आदतों में है, और यहीं से उसकी ज़िंदगी की असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही भोलाराम की आंख खुल गई। ऐसा उसके साथ पहली बार हुआ था, क्योंकि आम तौर पर वह तब उठता था जब आधा गांव काम करके लौट आता था। लेकिन उस दिन उसके मन में अजीब सी बेचैनी थी। साधु की बातें बार बार उसके कानों में गूंज रही थीं और राधा का थका हुआ चेहरा उसे सोने नहीं दे रहा था। वह चुपचाप उठा, राधा को बिना जगाए बाहर निकला और पहली बार उसे एहसास हुआ कि गांव की सुबह कितनी जीवित होती है। हवा में गोबर और मिट्टी की मिलीजुली खुशबू थी, पक्षी शोर मचा रहे थे और लोग अपने अपने काम में जुट चुके थे।
भोला राम ने खुद को इन सब से अलग पाया, जैसे वह अब तक किसी और ही दुनिया में जी रहा था। वह काम की तलाश में इधर उधर भटका, लेकिन जिन खेतों में वह पहले निकम्मेपन के लिए जाना जाता था, वहाँ किसी ने उसे काम नहीं दिया। हर बार वही ताना सुनने को मिला कि जो आदमी मेहनत से भागता है उस पर भरोसा कैसे किया जाए। दोपहर होते होते उसकी हिम्मत टूटने लगी और पुरानी आदत के मुताबिक वह फिर पेड़ की छाया ढूंढने लगा। लेकिन तभी उसे राधा के शब्द याद आए कि खाली हाथ घर मत लौटना। यह सोचकर उसने खुद को रोका और गांव के बाहर की तरफ चल पड़ा, जहां एक बूढ़ा कुम्हार मिट्टी गूंथ रहा था। भोला राम ने हिम्मत करके उससे काम मांगा तो बूढ़े ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा कि काम आसान नहीं है, हाथ छिलेंगे और मेहनत करनी पड़ेगी। भोला राम के मन ने मना किया, लेकिन पेट और आत्मा दोनों ने हाँ कहा। उसने पहली बार बिना बहाने बनाए काम शुरू किया। मिट्टी भारी थी, धूप तेज थी और हाथ कांप रहे थे। कई बार उसने सब छोड़कर भागने का सोचा, लेकिन बूढ़े कुम्हार की शांत आंखों में उसे कुछ ऐसा दिखा जो उसने कभी नहीं देखा था। शाम तक उसके हाथ छिल चुके थे, लेकिन दिल में अजीब सी तसल्ली थी। बदले में उसे सिर्फ 2 वक्त का खाना और थोड़े से पैसे मिले। जब वह घर लौटा तो राधा को यकीन ही नहीं हुआ कि यह वही भोला राम है जो कभी 2 घंटे भी टिककर काम नहीं करता था। उस रात दोनों ने पेट भरकर खाना खाया और भोला राम को नींद भी गहरी आई। लेकिन बदलाव का रास्ता इतना आसान नहीं था। अगले कुछ दिनों तक वह कुम्हार के यहाँ काम करता रहा। लोग उसे देखकर हंसते, ताने मारते कि यह मेहनत का नाटक ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। और सच कहें तो भोला राम खुद भी अंदर से डगमगा रहा था। एक दिन अचानक साधु फिर प्रकट हुआ और बिना कुछ कहे उसे देखता रहा। भोला राम ने गुस्से और थकान में कहा कि देख लिया आपने, मेहनत करके भी ज़िंदगी मुश्किल ही है। तब साधु मुस्कुराया और बोला कि मुश्किल वही सीढ़ी है जिस पर चढ़कर इंसान मजबूत बनता है। यह कहकर उसने भोला राम को एक छोटा सा बीज दिया और कहा कि इसे संभाल कर रखना। भोला राम को समझ नहीं आया, लेकिन उसने बीज रख लिया। कुछ दिनों बाद गांव में सूखा पड़ गया, कुम्हार का काम बंद हो गया और भोला राम फिर बेरोजगार हो गया। अब उसके पास भागने का रास्ता था, लेकिन उसने राधा की आंखों में भरोसा देखा और पहली बार उसने हार मानने से इनकार किया। उसने वही बीज अपने छोटे से आंगन में बोया और खुद रोज उसकी देखभाल करने लगा। लोग हंसते रहे कि भूखे आदमी बीज उगाकर अमीर बनेगा, लेकिन समय के साथ वह बीज एक मजबूत पौधे में बदलने लगा और भोला राम के भीतर भी कुछ बदल रहा था। वह अब आलस से नहीं बल्कि उम्मीद से थकता था। उसे नहीं पता था कि यह पौधा क्या रंग लाएगा, लेकिन पहली बार उसकी ज़िंदगी किसी मोड़ पर खड़ी थी जहाँ पीछे जाना आसान था और आगे बढ़ना ज़रूरी, और इसी मोड़ पर उसकी असली परीक्षा अभी बाकी थी। पौधे के बड़े होने के साथ साथ भोला राम की दिनचर्या भी बदलने लगी थी। वह सुबह उठकर सबसे पहले उसी पौधे को देखता, मिट्टी छूकर जैसे अपने ही भीतर की नमी जांचता, और फिर दिन भर छोटे मोटे काम ढूंढने निकल जाता। कभी किसी के खेत में पानी भर देता, कभी किसी की गाय बांध देता। काम भले ही छोटा होता, लेकिन अब वह उसे छोटा नहीं समझता था। गांव वाले अब भी पूरी तरह भरोसा नहीं करते थे, पर उनकी हंसी में पहले जैसी धार नहीं रही थी। इसी बीच वह पौधा अजीब तरह से बढ़ने लगा। न उसकी पत्तियां आम पेड़ों जैसी थीं, न उसकी खुशबू किसी जानी पहचानी फसल जैसी। रात को चांदनी पड़ती तो उसकी पत्तियां हल्की सी चमकने लगती और भोला राम देर तक उसे देखकर सोचता कि शायद साधु की दी हुई चीज़ यूं ही नहीं थी। एक रात तेज आंधी आई, गांव के कई कच्चे घरों की छप्पर उड़ गई और भोला राम का दिल कांप उठा कि उसका पौधा टूट जाएगा। वह बारिश में भीगता हुआ बाहर दौड़ा और अपनी देह से पौधे को ढक लिया। सुबह जब आंधी थमी तो उसने देखा कि पौधा न सिर्फ खड़ा था बल्कि और मजबूत लग रहा था। उसी दिन गांव के कुछ लोग पहली बार उसके आंगन में रुके और पौधे को देखने लगे। कोई बोला इसमें कोई जादू है, तो कोई बोला यह अपशकुन भी हो सकता है। अफवाहें फैलने लगीं और डर के मारे कुछ लोग राधा को ताने देने लगे कि ऐसे पेड़ को घर में रखना ठीक नहीं। भोला राम के सामने पहली बार अपने फैसले की कीमत खड़ी थी। रात को वही साधु फिर आया और इस बार उसने पौधे को छुए बिना कहा कि हर अनोखी चीज़ पहले डर पैदा करती है। सवाल ये नहीं कि लोग क्या सोचते हैं, सवाल ये है कि तुम खुद क्या बनना चाहते हो।
साधु के जाते ही भोलाराम के मन में हलचल मच गई। अगले दिन गांव में पंचायत बैठी और तय हुआ कि अगर यह पौधा नुकसानदेह निकला तो भोलाराम को गांव छोड़ना पड़ेगा। राधा डर से कांप रही थी, लेकिन भोलाराम ने पहली बार सबके सामने शांत आवाज में कहा कि अगर यह पौधा गांव के लिए बोझ बना तो वह खुद इसे काट देगा, पर तब तक इसे एक मौका दिया जाए। पंचायत मान तो गई, लेकिन निगाहें उसी पर टिकी रहीं। कुछ ही दिनों बाद सूखे के कारण गांव में पानी की किल्लत बढ़ गई। कुएं सूखने लगे और लोग मीलों दूर से पानी लाने लगे। तभी भोलाराम ने देखा कि उसके पौधे की जड़ों के पास मिट्टी हमेशा नम रहती है। उसने खुदाई की तो नीचे से ठंडा पानी रिसता दिखा। उसने शोर नहीं मचाया, बल्कि चुपचाप पास के बच्चों को बुलाकर पानी पिलाया। बात फैलते देर नहीं लगी और देखते ही देखते पूरा गांव उसके आंगन में जमा हो गया। जब सबने देखा कि उसी पौधे की वजह से ज़मीन में पानी टिक रहा है तो नज़रें बदलने लगीं। वही लोग जो उसे निकालना चाहते थे अब दुआ देने लगे। भोलाराम की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे कमज़ोरी के नहीं थे। उसे समझ आ गया था कि असली ताकत जादू में नहीं बल्कि जिम्मेदारी निभाने में है। और उस पौधे के साथ साथ अब उसकी पहचान भी जड़ें जमा चुकी थी। मगर कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई थी, क्योंकि जहाँ उम्मीद जन्म लेती है वहीं लालच भी धीरे धीरे रास्ता ढूंढ लेता है। गांव में पानी की खबर फैलते ही भोलाराम के आंगन की मिट्टी अब सिर्फ नम नहीं बल्कि लोगों की नज़रों से भी भारी हो गई थी। जो कल तक उसे बेकार समझते थे वहीं आज उसके सामने झुककर बात करने लगे। लेकिन इस बदले हुए व्यवहार में अपनापन कम और हिसाब ज़्यादा था। कोई कहता इस पानी पर सबका हक है, तो कोई पंचायत में इसे सरकारी घोषित करने की बात उठाता। भोलाराम हर बात चुपचाप सुनता रहा, क्योंकि वह जानता था कि पानी ने सिर्फ ज़मीन नहीं बल्कि इंसानों के मन भी खोल दिए हैं। उसी बीच दूर के कस्बे से कुछ अजनबी आए। उनके कपड़े साफ थे, जूते चमक रहे थे और आंखों में मोलभाव की ठंडक थी। उन्होंने पौधे को देखा, मिट्टी सूंघी और भोलाराम से अलग में बात करने की कोशिश की। बोले कि ये ज़मीन सरकार या कंपनी खरीद सकती है, बदले में उसे इतना पैसा मिलेगा कि ज़िंदगी भर काम न करना पड़े। राधा पहली बार सपनों में खो गई। पक्के घर, अच्छे कपड़े, बच्चों की पढ़ाई, सब कुछ एक ही सौदे में। लेकिन भोलाराम की छाती में अजीब सी जलन हुई। उसे लगा जैसे कोई उसकी जड़ों को उखाड़ने की बात कर रहा हो। उसने साफ मना कर दिया। अजनबियों की मुस्कान पतली हो गई और जाते जाते उन्होंने इतना ज़रूर कहा कि दुनिया मौके बार बार नहीं देती। उनके जाने के बाद गांव दो हिस्सों में बंट गया। कुछ लोग भोलाराम के साथ थे तो कुछ उसे मूर्ख कहने लगे। पंचायत ने फिर बैठक बुलाई और इस बार दबाव साफ था कि अगर उसने ज़मीन नहीं दी तो पानी पर उसका हक भी नहीं रहेगा। उसी रात भोलाराम को नींद नहीं आई। वह पौधे के पास बैठा रहा और पहली बार उसे लगा कि पौधे की पत्तियां हवा में जैसे फुसफुसा रही हों। कोई आवाज़ नहीं थी, लेकिन एहसास गहरा था। सुबह होते होते उसने फैसला कर लिया। उसने गांव वालों को बुलाया और कहा कि पानी किसी एक का नहीं हो सकता। अगर यह पौधा सच में वरदान है तो इसका फ़ायदा सबको मिलेगा। उसने अपने आंगन की दीवार तुड़वा दी ताकि कोई रोक न रहे। यह देखकर कई लोगों की आंखें शर्म से झुक गईं। लेकिन लालच इतनी आसानी से हार नहीं मानता। कुछ दिनों बाद रात में किसी ने पौधे को काटने की कोशिश की। भोलाराम की चीख से गांव जाग उठा। पौधा बच गया, लेकिन उसकी एक मोटी जड़ कट चुकी थी। अगली सुबह पानी का बहाव कम हो गया और लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ। पंचायत ने पहली बार सख्त फैसला लिया और दोषियों को गांव से निकाल दिया। भोलाराम के लिए यह जीत जैसी नहीं थी, क्योंकि उसने समझ लिया था कि अच्छाई की कीमत हमेशा चौकसी होती है। उसी शाम साधु आखिरी बार आया। उसने कहा कि पौधा तुम्हारी परीक्षा था और तुम उसमें पास हुए, लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होगी, क्योंकि जहाँ पानी है वहाँ लोग आएंगे, झगड़े होंगे और फैसले लेने पड़ेंगे। यह कहकर वह चला गया और इस बार पीछे मुड़कर नहीं देखा। भोलाराम ने पौधे की टूटी जड़ को मिट्टी से ढकते हुए महसूस किया कि यह कहानी अब सिर्फ उसके आंगन तक सीमित नहीं रही। गांव बदल रहा था, लोग बदल रहे थे और उसके कंधों पर एक ऐसी जिम्मेदारी आ चुकी थी जिसका वज़न वह पहले कभी समझ ही नहीं पाया था। आसमान में बादल घिर रहे थे और दूर कहीं से ढोलक की आवाज़ आ रही थी, जैसे आने वाले समय की आहट हो। और यहीं से एक नया मोड़
उसकी ज़िंदगी में दस्तक देने वाला था। बरसात की पहली रात गांव पर ऐसे उतरी जैसे बरसों का सूखा एक साथ रो रहा हो। पौधे के चारों तरफ पानी फिर से तेज़ी से बहने लगा और कटी जड़ भी जैसे नई मिट्टी पाकर सांस लेने लगी। लेकिन अब भोलाराम को खुशी के साथ डर भी था, क्योंकि साधु की बात सच साबित हो रही थी। बाहर के लोग आने लगे, पास के गांवों से, फिर शहर से, कुछ पानी लेने के बहाने तो कुछ हक जताने के इरादे से। प्रशासन की जीप भी आई, कागज़ निकले, नापजोक हुई। हर कोई इस वरदान को अपने तरीके से परिभाषित करना चाहता था। भोलाराम ने पहली बार खुद को अकेला नहीं समझा, क्योंकि इस बार गांव उसके साथ खड़ा था। वही लोग जो कभी उसे मूर्ख कहते थे, अब समझ चुके थे कि अगर यह पौधा बिक गया तो सिर्फ ज़मीन नहीं बल्कि उनकी पहचान भी बिक जाएगी। पंचायत ने सामूहिक फैसला लिया कि पानी का इस्तेमाल सब करेंगे, लेकिन मालिक कोई नहीं होगा। नियम बने, पहरा लगा, बच्चों को जिम्मेदारी सिखाई गई। धीरे धीरे गांव बदलने लगा, खेत हरे हो गए, पलायन रुका, स्कूल फिर से भरे दिखने लगे। मगर सबसे बड़ा बदलाव लोगों के अंदर था। लालच की जगह साझेदारी ने ले ली थी। एक शाम वही साधु फिर दिखाई दिया। इस बार उसकी आंखों में संतोष था। उसने कहा कि कहानी का अंत कभी पौधे से नहीं होता, वह तो बस शुरुआत थी। असली जड़ इंसानों के फैसलों में होती है। यह कहकर उसने भोलाराम के कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराकर भीड़ में खो गया। किसी ने बाद में उसे ढूंढा, लेकिन वह फिर कभी नहीं दिखा। सालों बाद जब लोग इस गांव की मिसाल देते तो कहते कि यहाँ पानी से ज़्यादा समझ बहती है। भोलाराम बूढ़ा हो गया, लेकिन हर सुबह पौधे के पास बैठकर यही सोचता कि अगर उस दिन उसने लालच को हाँ कह दी होती तो यह कहानी कभी जन्म ही नहीं लेती। और आज जब तुम ये कहानी सुन रहे हो तो शायद ये सिर्फ एक गांव की नहीं बल्कि हर उस इंसान की है जिसके सामने कभी सही और आसान के बीच चुनाव आया हो। अगर तुम्हें यह कहानी दिल को छू गई हो तो इसे दूसरों तक पहुंचाओ। अपनी राय नीचे कमेंट में लिखो और ऐसी ही अनसुनी दिल से निकली कहानियों देखने के लिए वीडियो को लाइक करना और हमारे इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हर कहानी तभी जिंदा रहती है जब उसे सुनने और समझने वाले लोग मौजूद हों। धन्यवाद।